Hello dear students, today we will study fiscal federalism, which is a topic in your 4th unit. This module is extracted from SWAYAM site, EPZ Pathshala site, and principal investigator is Professor H.C. Pokhriyal. Co-principal investigators are Dr. Jaswinder Singh and Dr. Jatinder Bir Singh. I am once again highly thankful to all the professors for providing such a useful content which I am using to teach my students. Under this module, we are going to know about Indian Fiscal Federation, how it operates, understand the nature of fiscal federalism, assess the various relations between center and states, analyze the role of constitution in federalism, and assess the recent issues in Indian fiscal federalism. The word federalism originates from Latin word fidus, which means treaty. फेडरलिज्म फीडस वर्ड से निकला है जिसका मतलब होता है संधि या ट्रीटी. A federal state is one where some free states are bound together by an agreement. फेडरल स्टेट वो होता है जहां पे कुछ स्वतंत्र राज्य एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं एक समझौते के तहत. फेडरलिज्म allow a system of government of a country to emerge where a central or union government and several state government coexist as contrasted with unitary state. फेडरलिज्म क्या होता है जहां पे एक देश में सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट एक साथ कोएग्जिस्ट करते हैं, जबकि यूनिटरी स्टेट में सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, स्टेट गवर्नमेंट्स नहीं होती हैं. तो इंडिया एक फेडरेशन है, फेडरेशन ऑफ स्टेट्स है, जहां पे हर स्टेट की अपनी गवर्नमेंट है और एक सेंट्रल गवर्नमेंट है और वो कोऑपरेशन में काम करती है. अंडर दिस सिस्टम द पावर इज एलोकेटेड बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स. इस सिस्टम में जो पावर है वो केंद्र और राज्य सरकारों के बीच में एलोकेट या डिवाइड की जाती है. एंड ईच हैज अथॉरिटी इन देयर इंडिपेंडेंट स्पेयर्स. उनकी अपनी अथॉरिटी है अपने स्पेयर्स में, बट दे मेंटेन cooperation and coordination in favor of the nation. That means they have freedom in their areas, they can enact laws, they can execute their orders, but they have to maintain a cooperation or coordination between among themselves. So as per Oates, purpose of fiscal federalism is to allocate the function and instrument that should be centralized and which are mostly suitable for decentralized state of governments. फिस्कल फेडरलिज्म में हम ये पढ़ते हैं कि किस तरीके से एक्सपेंडिचर, कॉम्पिटेंसी, रिवेन्यू, फिस्कल इंस्ट्रूमेंट्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है एट डिफरेंट लेवल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. मींस सेंटर, स्टेट, लोकल गवर्नमेंट्स के बीच में एक्सपेंडिचर, कॉम्पिटेंसी और रिवेन्यू इंस्ट्रूमेंट्स को कैसे हम डिवाइड करेंगे. It also allows for understanding of evolving a system of grants, sharing of revenue between center government and state government. ये जो सिस्टम है ये एक सिस्टम को जन्म देता है जिसमें रिवेन्यू और ग्रांट्स को शेयर किया जाता है बिटवीन केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार. सो फिस्कल फेडरलिज्म क्रिएट्स ए नॉर्मेटिव फ्रेमवर्क. एक नॉर्मेटिव फ्रेमवर्क ये सिस्टम क्रिएट करता है जिसके थ्रू वेरियस फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट्स को अलग अलग रोल असाइन किए जाते हैं एंड क्रिएट किए जाते हैं फिस्कल इंस्ट्रूमेंट्स टू इम्प्लीमेंट द फिस्कल फंक्शन. क्या होते हैं फिस्कल फंक्शन? जो भी गवर्नमेंट की फिस्कल पॉलिसी होती है, गवर्नमेंट की एक्सपेंडिचर पॉलिसीज होती हैं, टैक्सेशन पॉलिसीज होती हैं, जो पब्लिक वेलफेयर के लिए पॉलिसीज होती हैं, उनको पूरा करने के लिए हमें कुछ फिस्कल इंस्ट्रूमेंट्स की जरूरत होती है. जैसे टैक्सेस हैं,
या एक्सपेंडिचर पॉलिसी है, तो उनको हम इस सिस्टम के थ्रू असाइन करते हैं, क्रिएट करते हैं। ये सब हम इंडियन कंटेक्स्ट में पढ़ रहे हैं। इंडिया एक फेडरेशन है स्टेट्स का। तो इंडिया में जो सेंटर और स्टेट है उनमें 3 तरह के रिलेशन पाए जाते हैं। लेजिस्लेटिव रिलेशंस, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने जो लेजिस्लेशन है, जो कानून बनाने की प्रक्रिया है, उसमें डिवाइड किया है, स्प्लिट किया है लेजिस्लेटिव अथॉरिटी को बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स थ्रू 3 लिस्ट: यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में टोटल 99 आइटम्स हैं जिन पे भारत की संसद कानून बना सकती है, और उनमें से कुछ जो आइटम्स हैं जैसे फॉरेन ट्रेड है, पोस्ट एंड टेलीग्राफ है, डिफेंस है, इस तरह के टोटल 99 आइटम्स है जिस पे सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बनाती है। स्टेट के पास 61 सब्जेक्ट्स हैं जिन पे स्टेट गवर्नमेंट्स लॉ बनाती हैं, जैसे एग्रीकल्चर है, पुलिस है, जुडिशरी है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लॉ, लोकल गवर्नमेंट्स है और एक्सेट्रा। फिर एक कंकरेंट लिस्ट है जिन पे दोनों सेंटर और स्टेट कानून बना सकते हैं। वहां पे 52 आइटम्स हैं। इन 52 आइटम्स में जैसे क्रिमिनल सिविल प्रोसीजर है, मैरिज एंड डिवोर्स है, इकोनॉमिक्स एंड स्पेशल प्लानिंग है, ट्रेड यूनियंस है, इलेक्ट्रिसिटी है, एजुकेशन है, पॉपुलेशन कंट्रोल है। बोथ यूनियन पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर्स कैन फॉर्म द लॉज। लेकिन अगर किसी केस में कॉन्फ्लिक्ट अराइज होता है सेंटर और स्टेट के बीच में, फिर स्टेट का लॉ प्रिवेल करता है, यूनियन लॉ प्रिवेल करता है। इसलिए सेंटर हैज अ प्रायोरिटी टू लेजिस्लेट ऑन दीज सब्जेक्ट्स। सो सेंटर जो है, पार्लियामेंट जो है, वो स्टेट लिस्ट पे भी लेजिस्लेट कर सकती है। किसी भी कोई भी आइटम अगर स्टेट लिस्ट में है उस पे भी संसद कानून बना सकती है, अगर हमारी राज्यसभा 2/3 मेजोरिटी से एक रेजोल्यूशन पास करे, और ये फिर स्टेट गवर्नमेंट के लिए मैंडेटरी होगा और ये नेशनल इंटरेस्ट के लिए बनाया जाएगा। पार्लियामेंट स्टेट लिस्ट में जो आइटम्स हैं उन पे कानून बना सकती है इन केस ऑफ नेशनल इमरजेंसी। जैसे जो इमरजेंसी के प्रोविजन है आर्टिकल 356 है, वहां पे पार्लियामेंट जो है वो ओवर पावर कर लेगी लेजिस्लेटिव अथॉरिटी ऑफ स्टेट को। अगर स्टेट की कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल हो गई है, देन पार्लियामेंट इज अलाउड टू लेजिस्लेट ऑन स्टेट सब्जेक्ट फॉर द इम्प्लीमेंटेशन। फिर इंटरनेशनल ट्रीटीज, अगर कोई एग्रीमेंट इंडिया ने साइन किया है और उस पे कोई कानून बनाना जरूरी है जो स्टेट लिस्ट में है, तो भी पार्लियामेंट ऐसा कर सकती है। और अगर 2 या 2 से अधिक स्टेट मिलकर सेंटर को रिक्वेस्ट करें, पार्लियामेंट को रिक्वेस्ट करें, तब भी पार्लियामेंट स्टेट लिस्ट में कानून बना सकती है। तो इस तरीके से हम ये देखते हैं कि जो सेंटर है, जो सेंटर गवर्नमेंट है, सेंटर लेजिस्लेशन है, that have more power than state legislative assemblies। फिर एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस, जिस तरीके से लेजिस्लेटिव पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, इसी तरीके से एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस भी काम करते हैं। जो यूनियन लिस्ट के टॉपिक्स हैं उनको एग्जीक्यूट करने के लिए एग्जीक्यूटिव पावर जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। स्टेट के जो आइटम्स है उन पे स्टेट गवर्नमेंट्स की पावर है एग्जीक्यूट करने की। कंकरेंट लिस्ट में जो आइटम्स है वो स्टेट ही इंप्लीमेंट करेगा जब तक यूनियन गवर्नमेंट उसको ओवररूल नहीं करती। डिफेंस, कम्युनिकेशन, रेलवे, प्रोटेक्टिंग इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज, शेड्यूल्ड ट्राइब, द सेंटर कैन इशू डायरेक्टिव टू स्टेट टू अडेयर टू द लॉ मेड बाय पार्लियामेंट। लेकिन कुछ मुद्दे हैं जैसे डिफेंस है, कम्युनिकेशन है, रेलवे है, माइनॉरिटी और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के इंटरेस्ट हैं, तो वहां पे सेंटर जो है राज्यों को निर्देश दे सकती है कि
संसद द्वारा बनाए गए कानून को पालन करे और उसका एग्जीक्यूशन करे। सेंटर जो है वो स्टेट्स में अपना कंट्रोल बनाए रखती है थ्रू ऑल इंडिया सर्विसेज और थ्रू ग्रांट्स। तो इस तरीके से यहाँ पे भी सेंटर की पावर जो है एग्जीक्यूशन में भी ज्यादा है एज कंपेयर टू स्टेट्स। जैसे इंटर स्टेट रिवर डिस्प्यूट्स है, वहां पे सेंटर कंट्रोल करता है, पार्लियामेंट वहां पे कानून बना सकती है। और स्टेट इमरजेंसीज के केसेस में, कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल होने के केस में किसी भी राज्य में, तभी यूनियन गवर्नमेंट जो है उनके सारे एग्जीक्यूटिव पावर्स को ले लेती है। जैसे हम सुनते हैं कि राष्ट्रपति शासन लागू हो गया कहीं पे, तो वो क्या है, स्टेट की कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल हो गई और उसको सेंटर ने अपने कंट्रोल में ले लिया है। फिर फाइनेंशियल रिलेशन जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है समझना फ्रॉम इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू। तो इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है उसने यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट्स को ऑटोनोमस सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू प्रोवाइड करे हैं। यूनियन पार्लियामेंट जो है वो टैक्सेस लगा सकती है जो यूनियन लिस्ट में सब्जेक्ट दिए गए हैं। स्टेट टैक्सेस लगा सकती है जो सब्जेक्ट स्टेट लिस्ट में दे रखे हैं। कंकरेंट लिस्ट में जो सब्जेक्ट्स हैं उन पे कोई टैक्सेस नहीं है। लेकिन जो स्टेट्स हैं वो ज्यादातर सेंटर पे डिपेंड करते हैं फाइनेंस के लिए, क्योंकि उनकी डिमांड्स ज्यादा होती हैं, उनके डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर ज्यादा होते हैं। और सेंटर जो है वो कंट्रोल करता है फाइनेंसेस को थ्रू कैग, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया एंड ग्रांट्स इन एड। ग्रांट्स इन एड अलग अलग राज्यों को उनकी जरूरत के हिसाब से ग्रांट दी जाती हैं। फाइनेंशियल क्राइसिस के केस में प्रेसिडेंट के पास पावर है कि वो डिवीजन ऑफ टैक्सेस को डिसाइड कर सकते हैं। आर्टिकल 280 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि एक फाइनेंस कमीशन होगा हर 5 साल के लिए जो प्रेसिडेंट के द्वारा फॉर्म किया जाएगा, और वो रिकमेंडेशन देगा कि जो नेट अर्निंग्स हैं टैक्सेस से वो सेंटर और स्टेट के बीच में कैसे डिस्ट्रीब्यूट की जाए, और ग्रांट इन एड का क्या प्रिंसिपल, ग्रांट इन एड को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए कौन से प्रिंसिपल को यूज किया जाए। कोऑपरेटिव एंड ऑर्गेनिक फेडरलिज्म, फेडरलिज्म की सबसे इंपॉर्टेंट जो फीचर है वो है कोऑपरेशन, कि सेंटर और स्टेट को कोऑपरेट करना है थ्रू वेरियस इंस्ट्रूमेंट टू प्रमोट द कॉमन पर्पस इंस्टेड ऑफ फाइटिंग फॉर पावर। सेंटर और स्टेट को एक दूसरे से लड़ने की बजाय एक कॉमन पर्पस जो कि सोशल वेलफेयर है उसको लेके चलते हुए आपस में कोऑपरेट करना है। तो इंडिया जो है वो ऑर्गेनिक फेडरलिज्म को फॉलो कर रहा है, जहां पे everyone function as a part of an organization to achieve the common government purposes। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है उसने इस कॉपरेशन को, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को बढ़ावा देने के लिए, प्रमोट करने के लिए बहुत सारे प्रोविजन किए हैं। जैसे आर्टिकल 263 जो है वो हमारे प्रेसिडेंट को इनेबल करता है कि वो एक इंटर स्टेट काउंसिल बनाए ताकि सेंटर और स्टेट्स के बीच में कोऑपरेशन बना रहे। जो इंटर स्टेट अंतरराज्यीय काउंसिल है उसके चेयरपर्सन प्राइम मिनिस्टर होंगे, उनके अलावा वहां पे 6 कैबिनेट मिनिस्टर होंगे यूनियन के, और चीफ मिनिस्टर होंगे हर स्टेट के, और यूनियन टेरिटरीज के जो भी एडमिनिस्ट्रेटर हैं वो होंगे। फिर टू गारंटी द बेटर कोऑपरेशन अमंग स्टेट एंड ऑफ ऑन द ग्राउंड ऑफ प्लानिंग एंड द मैटर ऑफ नेशनल प्रोमिनेंस, जो इंडिया है उसको जोनल काउंसिल्स में डिवाइड किया गया है थ्रू स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956। तो इंडिया को 6 जोन में डिवाइड किया गया है और हर जोन के लिए एक जोनल काउंसिल है। जैसे हर काउंसिल में एक चीफ मिनिस्टर और 2 मिनिस्टर होंगे हर स्टेट से, और एडमिनिस्ट्रेटर होगा अगर यूनियन टेरिटरी से है, और यूनियन होम मिनिस्टर जो है वो उसका कॉमन चेयरमैन होगा एवरी जोनल काउंसिल का। हाउएवर इस तरीके से इंडिया एक फेडरेशन ऑफ स्टेट है
जैसे कि अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया